अब क्योंकि हामिद मीर साहब ने ये पंडोरा खोल दिया है तो इसके हकाइक सामने आने चाहिए। पाकिस्तान के जो टैंक हैं ये चलने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान के पास डीजल नहीं है लड़ने के लिए। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी। 25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं। मैंने एक सवाल किया था कि 70 साल हमने पाकिस्तान की कौम को ये कहा कि हम कश्मीर को लेंगे और छीन कर लेंगे, और एक हमने चूरन कौम को बेचा है 70 साल तक एस्टेब्लिशमेंट ने। तो बाजवा साहब अब जाके लोगों को हम क्या बताएं कि वो सारा झूठ था? बाजवा साहब की नीयत ये थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक ठाक नॉर्मलाइज हो जाएं। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, हम तो इसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएशन इज द ओनली वे, और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जनरल बाजवा ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है, हमारे रिजर्व बहुत कम है, हमारे पास फ्यूल जो है वो जमा करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो हम क्या एक जंग में जा सकते हैं? मोदी के तो मुमकिन है। और वो लड़ाई से बचने के मुख्तलिफ बहानों के ऊपर बात कर रहे थे, जैसा कि वो ये कहते थे कि इकोनॉमी बहुत कमजोर है। जब ऐसा बोलना जनरल बाजवा के लिए, जब मुझे ये मैंने सुना तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसे नॉर्मली बोला नहीं जाता। ये बात कुछ हमें हजम नहीं हो रही थी उस वक्त, बल्कि जब हम वक्फे में बाहर गए तो हम आपस में ये बात कर रहे थे कि हमारे जर्नैल तो हमें डरा रहे हैं, और इस किस्म के कमजोर स्टेटमेंट हमारे जर्नैल कैसे दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द इंडिया मूवमेंट में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के कुछ राजनेताओं, पत्रकारों और कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक की। उस बैठक में उन्होंने पाकिस्तान के वित्तीय संकट, सैन्य उपकरणों की कमी और लड़ाई में भारत के सामने खड़े होने की पाकिस्तान की अक्षमता पर चर्चा की। तब अगर पाकिस्तानी सेना ये हालत में थी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज पाकिस्तानी सेना की हालत क्या है। वीडियो को अंत तक देखें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 2021 की बात है, कुछ चीज़ें हमें बहुत अजीब लगी थी, और हुआ ये था कि जनरल बाजवा ने बुलवाया था सहाफ़ियों को मुलाकात के लिए। एक मरतबा ये मुलाकात GHQ में हुई थी और एक मरतबा ये मुलाकात आप पारा में हुई थी, ISI के हेडक्वार्टर में। ये जो 2 मुलाकातें थी इनमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी उस वक्त, लेकिन इन मुलाकातों को ऑफ द रिकॉर्ड रखने का कहा गया था। और दोनों में जनरल रिटायर फैज़ भी साथ मौजूद थे। उस वक्त के जो DG ISPR थे जनरल इफ्तिखार बाबर, वो भी मौजूद थे। ISPR का दीगर अमला भी मौजूद था, और जनरल बाजवा का अपना स्टाफ वो भी मौजूद था। एक मुलाकात के अंदर कुछ सियासतदान भी मौजूद थे, जिनमें वज़ीर आज़म साबिक जो थे उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र मुईद यूसुफ भी एक मुलाकात के अंदर शामिल थे। अब क्योंकि हामिद मीर साहब ने ये पंडोरा खोल दिया है तो इसके हकाइक सामने आने चाहिए। इससे पहले हम लोग क्योंकि बाउंड थे और हम ये बात नहीं बता रहे थे, अपने एनालिसिस इसकी बुनियाद पे हम कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि इसको रिपोर्ट कर दिया हामिद मीर साहब ने तो फिर हमारा भी हक है, हम सारे भी इसको रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने इसको शुरू कर दिया। जनरल बाजवा हमें सहाफ़ियों को यह समझा रहे थे कि कश्मीर को छोड़कर पाकिस्तान को भारत के साथ नेगोशिएशंस करनी चाहिए और मुज़ाकरात में आगे बढ़ना चाहिए। अभी कश्मीर का नाम लेना बेशक छोड़ दें। इस पर मैंने एक सवाल किया था कि 70 साल हमने पाकिस्तान की कौम को यह कहा कि हम कश्मीर को लेंगे और छीन कर लेंगे, और एक हमने चूरन कौम को बेचा है 70 साल तक एस्टेब्लिशमेंट ने। तो बाजवा साहब अब जाके लोगों को हम क्या बताएं कि वो सारा झूठ था? ये अब नया बयानिया आपने दे दिया। इस किस्म का मैंने उनसे सवाल किया, मुझे याद है। तो इस पे बाजवा साहब ने कहा कि एक डिबेट तो शुरू की जा सकती है, आप लोग जाएं और जाकर डिबेट शुरू करें और लोगों से बात करें और इसको डिस्कस करें कि भारत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, ताल्लुकात आगे बढ़नी चाहिए। तो इसमें जो हमने बाजवा साहब की इंटेंट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई घंटे की मुलाकात है, मैं एकदम आपको बता नहीं सकता, लेकिन बाजवा साहब की नीयत ये थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक ठाक नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन जनरल बाजवा ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है, हमारे रिजर्व बहुत कम है, हमारे पास फ्यूल जो है वो जमा करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो हम क्या एक जंग में जा सकते हैं? वो बार बार ये कहते रहे कि लड़ने की सलाहियत के ऊपर वो सवाल उठाते रहे, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान की फौज लड़ना नहीं चाहती। ये कह के तो एक जनरल फंस ही जाता ना। बल्कि एक मौका पर मैंने एक लुकमा भी दिया था कि हम तो अपने आर्मी चीफ को मिलने आए हैं, हमें तो जब से आए आप डरा रहे हैं। ये बात कुछ हमें हजम नहीं हो रही थी उस वक्त, बल्कि जब हम वक्फे में बाहर गए तो हम आपस में ये बात कर रहे थे कि हमारे जर्नैल तो हमें डरा रहे हैं,
और इस किस्म के कमजोर स्टेटमेंट हमारे जर्नल कैसे दे सकते हैं? जनरल बाजवा ने टैंकों के बारे में कोई इस तरह का शिकवा नहीं किया कि वो चल नहीं सकते या इस काबिल नहीं है या फौज लड़ने के काबिल नहीं है, ये नहीं कहा। लेकिन हमने ये महसूस किया कि वो लड़ना चाहते नहीं है और वो लड़ाई से बचने के मुख्तलिफ बहानों के ऊपर बात कर रहे थे। जैसा कि वो ये कहते थे कि इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, जैसा कि वो ये कहते थे कि आपकी लड़ने की कैपेसिटी कितने दिन की है, आप कितना फ्यूल जमा कर सकते हैं, कितनी देर तक आप मुज़ामत कर सकते हैं या चीज़ें कर सकते हैं। और जनरल साहब अमन की ख्वाहिश के ऊपर बहुत जोर दे रहे थे। ये बातें सियासतदानों के मुंह से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुंह से हमें बहुत अजीब लग रही थी कि वो हमें लड़ाई से हटाकर अमन की, मुज़ाकरात की, इसकी ब्रीफिंग हमें पाकिस्तान का आर्मी चीफ दे रहा था, बजाय ये बताने के कि लड़ना कैसे है, कश्मीर को कैसे फतह करना है। इसके बारे में हमें हमारे आर्मी चीफ ने उस वक्त कुछ नहीं बताया। जब हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करते हैं तो गुज़िश्ता चंद वर्षों में हमने देखा कि बहुत कुछ हुआ। पहले जो जर्नलिस्टों की एक मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि हमारे तो अगर मूवमेंट जो होगी इसकी असलहे की, उसके लिए भी पेट्रोल गाड़ियों के लिए चाहिए होता है, वो भी हमारे पास नहीं। यानी ये कि जाहिर है कि दिवालिया मुल्क जो करीब हो तो वहां पे नहीं पैसा। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि ये एक तरीके से कश्मीर का सौदा कर लिया गया था। जंग और अमन के सवाल पे किसी एक जो फौज का चीफ जो होता है वो अथॉरिटी होता है, क्योंकि उसने ही डिसीजन करना होता है। और वो डिसीजन किस बेस पे करता है? वो अपनी फौज के मसल्स देखता है कि हमारी फौज की कंडीशन इस वक्त क्या है। और वो नजर आ रही है कि जिस मुल्क में आप यूं देखें कि गुज़श्ता एक साल से IMF आपकी गर्दन पे सवार है $2 बिलियन के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि एक छोटी सी छोटी जंग भी है, 10 दिन की जंग, उसमें कितने $बिलियन चाहिए? जहां पे आपके सारे टैंक एक्टिवेट होंगे, तोपें एक्टिवेट होंगी, जहाज एक्टिवेट होंगे, तो उसका जो खर्चा होता है तो $बिलियंस का खर्चा होता है। तो जब आपके पास है ही कुछ नहीं, वो जिसको हुसन निसार कहता रहता है कि पल्ले ही कुछ नहीं, तो बातें आप इतनी लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, तो उसमें ज़ाहिर जर्नल्स जो हैं वो एक खास माइंडसेट में ट्रेन होते हैं। उन्होंने जंगों और अमन के सवाल पे जो है चीजें गिननी होती हैं। ये जितने जर्नल थे इनको 1 बाय 1 देखें। जो सबसे पहला बड़ा फील्ड मार्शल और हायर देन पता नहीं क्या क्या जो अजीम शान जर्नल था, जनरल अयूब खान, उसने तो इंडिया के साथ कन्फेडरेशन की तजवीज पेश कर दी थी, जिसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जॉइंट डिफेंस होगा। ये बुनियादी तौर पे अमेरिकी फार्मूला भी था, लेकिन उसको जो है वो नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। मसलन बाजवा साहब ने अगर यही काम करना था तो इसको ले जाते ना, पार्लियामेंट में ले जाते या किसी फोरम के, कोई नेशनल सिक्योरिटी किसी फोरम पे ये डिस्कस तो होता कि जनाब हम इतना बड़ा डिसीजन जो है वो कर रहे हैं और इसमें हमारी ये मजबूरी है, हमारे जो है वो टैंकों में डीजल नहीं है या हमारा ये मसला है। हम ये नहीं कह रहे कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, हम तो इसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएशन इज द ओनली वे, और कोई रास्ता ही नहीं है। पाकिस्तान के जो टैंक हैं ये चलने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान के पास डीजल नहीं है लड़ने के लिए। ये उस जमाने की बात है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ऐसी खराब नहीं थी। ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान IMF के पास कटोरा लेके नहीं पहुंचा था या सऊदी अरेबिया के पास कटोरा लेके नहीं पहुंचा था। तो आज क्या हालत होगी ये आप सब सोच सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल बाजवा ने खुद बोला, ये जनरल बाजवा ने अपने फॉरेन ऑफिस को बोला और जर्नलिस्ट को बोला। जिन जर्नलिस्ट को बोला उनमें से 2 यानी कि एक नसीम जहरा और दूसरे हामिद मीर, इन दोनों ने इसे ऑन एयर एक्नॉलेज किया है। उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। अभी जो वीडियो आया है उसके बाद जिसमें चर्चा की गई है कि जो है जनरल बाजवा ने कई डिक्लेरेशंस किए जो कि बड़े ऑब्जेक्शनेबल थे। किसी भी जनरल के लिए ऐसे बोलना जो है वो शोभा नहीं देता, भले ही स्थिति खराब हो। लेकिन क्योंकि ऐसी बातें जो है फौज के जो रणबांकुरे हैं
के मनोबल पर प्रभाव डालती है। जो ऐसा बोलना जनरल बाजवा के लिए जब मैंने सुना तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसे नॉर्मली बोला नहीं जाता। हाँ, कमियां होती हैं, लेकिन हम कमियों को छुपा के कोशिश करते हैं कमियों को जल्दी से जल्दी दूर कर दें, ताकि जब वो उजागर हो तो तब तक उसका इलाज हो चुका हो और मनोबल पर किस प्रकार का प्रभाव न पड़े। क्योंकि सब कुछ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक गिरा हुआ मनोबल आपको युद्ध नहीं जिता सकता।